स्टार्ट स्टार्ट Okay. So एशियन पेंट्स इंडिया की लार्जेस्ट पेंट कंपनी है और एशिया में थर्ड लार्जेस्ट है। एशिया में लार्जेस्ट पेंट कंपनी इज निपॉन, उसके बाद वर्ल्ड में इट इज 9th लार्जेस्ट। तो एशियन पेंट्स की हिस्ट्री क्या है और इतनी वाइड रीच है एशियन पेंट्स की दैट it is present across 14 countries and उसमें भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अराउंड 27 जगह पर है। तो व्हाट इज द हिस्ट्री, कैसे एशियन पेंट्स इतना बड़ा बना? तो वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, उस टाइम तक इंडिया में बहुत कम पेंट कंपनीज होती थी या इनफैक्ट एक्सपेंसिव फॉरेन कंपनीज होती थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इंपोर्ट ऑफ पेंट्स बैन कर दिया गया इंडिया के थ्रू कि बाहर से इंपोर्ट्स नहीं होंगे पेंट के। तो इट एक्टेड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस कि अब हम मैन्युफैक्चर करते हैं पेंट विद इन इंडिया। तो ये 3 लोगों ने मिलकर, जिनका नाम है चंपकलाल चौकसी, धानी और वकील, इन 3 लोगों ने मिलकर एक छोटे से मतलब गैरेज से ये स्टार्ट किया मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स। अब उनको बहुत डिफिकल्ट हो रहा था अपनी एक स्पेस बनाना, क्योंकि बिग डिस्ट्रीब्यूटर्स तो उनको बिग डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं उनका पेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो दे हैड टू स्ट्रगल कि हम ऐसा क्या करें तो ऐसा कोई अनटैप्ड एरिया हम देखें जहां पर हम अपनी जगह बना सकते हैं। तो इन्होंने उस वक्त क्या किया था, बहुत बिग कंटेनर्स होते थे पेंट्स के, तो इन्होंने एक स्ट्रैटेजी निकाली कि हम बहुत स्मॉल कंटेनर्स बहुत स्मॉल बॉक्सेस ऑफ पेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। और वो काम कहाँ आए थे, वो आइडिया कहाँ से आया था इनको? बेल पोला एक फेस्टिवल है महाराष्ट्र का, जिसमें बुल्स के हॉर्न्स को पेंट किया जाता है और उनको बहुत बड़े बड़े पेंट्स नहीं चाहिए होते हैं बॉक्सेस, उनको बहुत स्मॉल कंटेनर्स चाहिए होते हैं। इसी तरह और जो फेस्टिवल्स, एक पोंगल है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में क्या होता है कि वो अपने फ्रंट डोर ऑफ द होम का बॉटम पैनल उनको पेंट करना होता है इन रेड और येलो कलर। वो बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं इसको। तो इस तरह से इन्होंने अपनी जगह बनाई पेंट इंडस्ट्री में, वेयर स्मॉल कंटेनर्स के साथ स्टार्ट करते हुए इन्होंने अपनी सेल्स इतनी ज्यादा ग्रो कर ली कि उस टाइम पर दे हैड टर्नओवर ऑफ अराउंड 23 lakhs एट दैट टाइम। Which year? 1940? 1945. No, 1952. Yeah. 45 में they started. By 52 they reached 23 crore turnover. और मैं 1965 में उन्होंने अपना नेम चेंज किया एशियन पेंट्स लिमिटेड, और 1967 तक आते आते ये मार्केट लीडर बन चुका था। ओके, सो 1970s में अगेन एशियन पेंट्स ने ऐसा क्या किया कि आज भी
उस टाइम से लेकर 1967 से लेकर आज तक वो वर्ल्ड लीडर है ऑफ पेंट्स इन इंडिया एज वेल एज एशिया। तो उन्होंने दे यूज टेक्नोलॉजी। 1970 में एशियन पेंट्स ने एक सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीदा which they used for डेटा रिकॉर्डिंग। अब उन्होंने उस टाइम पे डेटा एनालिसिस का फायदा उठाया, डेटा बेस इकट्ठा किया थ्रू विच वो ये देखते थे कि कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहे हैं एंड उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपना हम अपना प्रोडक्शन करेंगे एज वेल एज सप्लाई चेन। सप्लाई चेन तो हमारी रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगी, इस चीज का भी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट उन्होंने उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से उस टाइम पर किया। एट दैट टाइम जब किसी इंडियन कंपनी के पास कंप्यूटर्स नहीं थे एंड उस टाइम पे इनफैक्ट इसरो के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। एट दैट टाइम एशियन पेंट्स ने ये चीज कंप्यूटर्स के थ्रू लाइक एक पेंट कंपनी IT का सहारा ले रही है विच इज मतलब हम एज अ नॉर्मल हमें लगता है कि वो पेंट कंपनी है सिर्फ, बट वो IT सेक्टर में जाके अपना मेन कोर बिजनेस एक्सपैंड कर रहे। ओके 1982 में इट गॉट लिस्टेड। 1984 में इसकी फर्स्ट एवर टीवी कॉमर्शियल आया था विद दैट आई थिंक नेम गट्टू करके उन्होंने वो आर्टिकल बनाया था, हाँ मैंने पढ़ा था। उसके अलावा 1998 में इन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी बना दी थी। सो एशियन पेंट्स हैज ऑलवेज स्टेड अहेड ऑफ टाइम। तो गूगल करके डाला गट्टू कौन था? गट्टू कौन था ये नहीं पता, बट एक कॉन्टेस्ट हुआ था जिसमें ये बोला गया था कॉन्टेस्ट किया था ना कि नहीं ये करेंगे तो कुछ बनाएंगे, पब्लिसिटी जैसे जिससे करें, इसके लिए उन्होंने कोई प्राइज भी रखा था। गट्टू तो एक आइडेंटिटी दी थी ना एशियन पेंट्स को उन्होंने। गूगल करो, मेरे को ऐड भी याद है। मतलब सला जी कह सकते हैं कि टीवी तो नहीं देखना होगा, बट हाँ ये बंद नहीं करना बस एशियन पेंट गट्टू तो आपको कैरेक्टर दिख जाएगा, तो हमेशा के लिए छप जाएगा माइंड में। कार्टून सा हाँ वो बॉय होल्डिंग अ पेंट, वो डिब्बे में ऐसे लिखे वही वाला ना। हाँ क्या लिखना है गट्टू? बस यही कैरेक्टर, दिस इज द कैरेक्टर। हाँ दिस तो वो कॉन्टेस्ट था कि इसका नाम रखना है तो उसको 500 रुपीज मिलेंगे। एक सर्वे टाइप में करा ना उन्होंने और उसके लिए प्राइस भी रखा था कि जो मतलब जो इसमें होगा तो उसको 500 5 ऐसी कुछ हजार ऐसे कुछ। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई, नींद खुल गई। तो फिर लाइक एशियन पेंट्स को एक आइडेंटिटी मिली थी मार्केटिंग के लिए। और अभी कौन सी आइडेंटिटी है लेटेस्ट? नॉर्मल वो है ना एशियन पेंट्स जो मैंने लोगो लगाया है। नहीं, अभी जो लेटेस्ट ऐड चल रहा है एशियन पेंट का, रणबीर कपूर लाइक मतलब ध्यान दिया लेटेस्ट जो चल रहा है जिसमें एक भाई दूसरे भाई को बोलता है, वो कई बार उसमें भी आते हैं कि हाँ फिर वो बता कि दो भाई 17 दिसंबर वाली मीटिंग में हाँ वो था। नहीं भैया ऐसा नहीं है। दैट वन है ये मतलब टीवी देखते हुए हमारा जो मतलब जो फोकस होना चाहिए जो वो 17 दिसंबर वाली मीटिंग में उसमें दिखाया चाहिए, 2 बार दिखाया था ट्रेलर। वो फोकस ही होना चाहिए कि कैसे प्रोडक्ट अपने आप को प्लेस कर रहा है। हमें भी आगे मार्केटिंग अगर करनी है, रिपोर्ट्स बनानी है और कुछ ना कुछ चैनल यूज करना है, कौन सी क्या छाप छोड़े हम उनके दिमाग पर। थैंक यू लक्ष्मण। चाय कॉफी तो प्रोडक्ट स्लाइड मेरे को सबसे सुंदर लगी। तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो एशियन पेंट्स ऑफर करते हैं
अपार्ट फ्रॉम पेंट्स, क्योंकि पेंट्स में देयर इज अ सैचुरेशन पॉइंट उनके रेवेन्यू में, तो वो अपना ऑपरेशन डाइवर्सिफाई भी करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे केमिकल्स, वॉल कवरिंग्स तो उसी में हो गया, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस, बाथ फिटिंग्स, किचन सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज भी, जैसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज, तो ये सब एशियन पेंट्स अब खुद प्रोवाइड करते हैं। मुझे पता ही था कि देयर आर वॉलपेपर्स नाउ, जो आपने वॉल कवरिंग्स बताई, वॉलपेपर्स में बहुत अच्छा मार्जिन है, बहुत अच्छा। अंकित माय फ्रेंड वो वॉलपेपर्स में काफी हैवी डील करता है, तो उनके रोल्स आते हैं लाइक ह्यूज रोल्स, उनको फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट करके हाँ उस पे वुड लगा के फिर वो करते हैं ना। हाँ जी। एंड दे आर इनटू ट्रेंड एज वेल, तो ट्रेंड क्या है? वॉलपेपर्स। अच्छा अच्छा, मेरे को उनके ब्रांड के नाम भी बताओ। तो अगर एशियन पेंट्स की वाइड रीच देखें, इजिप्ट, इथियोपिया, बहरीन, यूएई, ओमान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऑफ कोर्स इंडिया, फिजी, सोलोमन आइलैंड्स, तो इतने रिमोटेस्ट आइलैंड्स तक भी इनकी वाइड रीच है। स्ट्रैटेजीज जैसे टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ एशियन पेंट, की टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आगे बढ़ना है, और वो एंशिएंट टाइम से ही इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि किस तरह हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी है फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और हमें अपना उसी तरीके से रिसोर्स एलोकेट करना है। और इसमें इनको ना सिर्फ डिमांड पता चलती है, डिमांड फोरकास्टिंग होती है, बल्कि सप्लाई चेन कहाँ सप्लाई भेजनी है उसमें भी हेल्प मिलती है। प्रोडक्ट इनोवेशन, पेंट्स के अंदर जो इन्होंने प्रोडक्ट इनोवेशन किया वो है एंटी अस्थमा पेंट्स, जिसमें अस्थमा वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है न्यूली पेंटेड रूम में बैठने से, तो एंटी अस्थमा पेंट्स, इसके अलावा एंटी कोरोसिव पेंट्स, ये कहाँ काम आ रहे हैं, जैसे कि अभी ऑप्टिक फाइबर्स हैं, जितनी भी टेलीकॉम की 4G 5G ऑप्टिक फाइबर्स हैं, वो बीनीथ द अर्थ या फिर कभी कभी तो वाटर के अंदर होती हैं लेड, तो वो उन पे रस्ट ना लगे और वो कोरोडेड ना हो। इंटरेस्टिंग कुछ याद आया, वाटर के अंदर कहाँ है, कभी सोचा? सीरियसली कभी नहीं सोचा? जितने ओशंस है ना, जितने भी, कितने ओशंस हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स, 5 ओशंस, 5 के 5 ओशंस ये वायर से कनेक्टेड है। एंड अटलांटिक ओशन हो, आर्टिक ओशन हो, कहीं भी हो, मतलब पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, सब में फाइबर ऑप्टिक्स डल चुकी है। मतलब एक तो जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है ऊपर से सैटेलाइट में, और अदर देन दैट मोटी फाइबर ऑप्टिक केबल्स सारे दुनिया के ओशंस में है। तो अगर उन्हें चेंज करना होता है 4G 5G, तो वायर चेंज नहीं होती, नई वायर डल जाती है। ये नई वायर, मैं कह रहा हूँ दुनिया के जितने ओशंस हैं, जितने भी, कितने ही 100 किलोमीटर की बात हो, सब में केबल डली, और बस ये नहीं कि नीचे बेड तक डाली होगी, बेड तो बहुत नीचे, बेड मतलब जमीन तो बहुत नीचे है, तो इसीलिए उन्होंने बस पानी के बीच में कहीं छोड़ दी, यहाँ पे शिप्स को ना टकराए। तो जहाँ लेवल 50 फुट 100 फुट है, वहां वो जमीन भी टच कर रही है, और वरना वो पानी के बीच में है, बस लटकी हुई। तो उस पे भी ये पेंट्स होते हैं ताकि उन पे जंग ना लगे। और ऑर्गेनिक पेंट्स, जो वो ट्रेंड है आजकल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक पेंट्स, और ये कौन से ब्रांड्स इंटरनेशनल ऑपरेशन में किस ब्रांड से है ये प्रेजेंट? एशियन पेंट्स, बर्जर, स्किप पेंट्स,
ताउमान और एप्को। इसमें एक है एशियन पेंट्स बर्जर। ये एक्चुअली इट इज डिफरेंट फ्रॉम लुइस बर्जर जो इसका कॉम्पिटिटर है। इट इज बर्जर पेंट्स, मतलब बर्जर पेंट्स इंडिया जो उससे डिफरेंट है। हाँ, मैं समझ गया कि बर्जर पेंट इंडिया नहीं है, ये बर्जर पेंट सिंगापुर है, उसका ये पार्टनर है, नाम कॉमन है बर्जर। उसके बाद रीजन वाइज रेवेन्यू कहाँ से कितना आता है, तो एशिया से 45% रेवेन्यू आता है एशियन पेंट्स का, और इसके अलावा साउथ पैसिफिक 5%, अफ्रीका 24% एंड मिडिल ईस्ट 26%, विच इंक्लूड्स यूएई, ओमान, बहरीन। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऐसा क्या अलग है एशियन पेंट्स में कि उसको एक एज मिल रहा है ओवर द कॉम्पिटिटर्स। तो नंबर 1 जो अभी हमने डिस्कस किया था टेक्नोलॉजी, कि किस तरह वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपना मतलब ये सोचते हैं कि क्या डिमांड होगी उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्शन करते हैं, डिमांड फोरकास्ट पहले करते हैं। उसके अलावा कहाँ सप्लाई कितनी करनी है उसको भी इसी से फोरकास्ट करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। एंड दे हैव अ ह्यूज डेटाबेस ऑफ मतलब दे प्रिपेयर अ डेटाबेस कि हमारे कस्टमर को किस टाइम पे कौन सा कलर दे आर चूजिंग, मतलब कितनी क्वांटिटी दे आर डिमांडिंग। इसके अलावा मेन जो इनका है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो है लॉजिस्टिक्स। तो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन, एशियन पेंट्स ने क्या करा, ट्रेडिशनल सप्लाई चेन होती है कि हम मैन्युफैक्चर से डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर होलसेलर को अपना स्टॉक देंगे, उसके बाद रिटेलर को आगे देंगे और फिर कस्टमर तक पहुंचाएंगे। इस तरह से जो मैन्युफैक्चर की कॉस्ट आ रही थी एशियन पेंट्स को, वो थी 15 से 20% ऑफ देयर मार्जिन जो मिडिल मैन को जा रहा था। तो टू रिड्यूस दिस कॉस्ट उन्होंने बीच में से होलसेलर्स को हटाया और खुद डिस्ट्रीब्यूटर का काम किया कि अब हम खुद ट्रांसपोर्ट करेंगे या हम खुद सप्लाई करेंगे ये टू रिटेलर्स, जिसकी वजह से इनका जो इन्वेंट्री डेज है वो बहुत इम्प्रूव हुआ। इन्होंने बहुत जल्दी इन्वेंट्री रिफिल्स करना शुरू कर दिया। एंड दे हैव अ ह्यूज नेटवर्क जो ये खुद मैनेज करते हैं, लाइक दे डोंट हैव मिडल मैन इन बिटवीन की होलसेलर्स के थ्रू इनका सिस्टम नहीं है। इससे इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई। ये कौन से साल में किया, अगर ईयर आ रहा हो? नहीं ईयर नहीं तो बताओ। Another competitive advantage is again diversification, जिसमें ना सिर्फ एक पेंट कंपनी है बल्कि अब इसने होम डेकोर का शुरू किया है, इन विच फर्निशिंग, फर्नीचर, लाइटिंग के सेगमेंट में भी आया है। इसके अलावा बाथ फिटिंग्स, किचन सॉल्यूशंस, मतलब एक होता है ना डेकोरेटिव पेंटिंग हो गई जिससे इसका 70% रेवेन्यू आ रहा है, और एक हो गई इंडस्ट्रियल पेंटिंग। डेकोरेटिव पेंटिंग में क्या होता है, इंटीरियर वॉल्स, एक्सटीरियर वॉल हो गया, एनिमल्स हो गए, पुट्टी हो गया एंड वो सब। बट इंडस्ट्रियल में क्या है? इंडस्ट्रियल में ऑटोमोटिव होता है सबसे पहले तो, कार्स पे जो पेंट्स होता है, उसके अलावा फ्रिजेस, वॉशिंग मशीन्स, पैकेजिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए जो पेंट्स यूज होते हैं कैनन्स के ऊपर, ये सब इंडस्ट्रियल। सोचा था कभी कि कार के ऊपर सारे एशियन बर्जर यही वाला पेंट है जो कार के ऊपर चढ़ाया जाता है। मैंने वो लाइट देखा है मारुति ने, हीरो होंडा में, वही वो जो कलर चाहिए होता है उस कलर का टैंक होता है
उस टैंक में डिप करते जाते हैं। मतलब वो मशीन, मतलब जैसे मान लो ये एक पीस है तो गो ऑन अ मशीन सिटिंग, मतलब दोनों तरफ से स्क्रू कर दिया, वो यूज जाएगी, इसको पूरे डिप करके बाहर निकालते हैं। फिर लास्ट में कुछ रह तो जाएगा ही कहीं ना कहीं, तो रॉबोट या ह्यूमन बीइंग फिर वो स्प्रे पेंट से करेंगे फाइनल टच। हाँ तो इसने जब देखा कि पेंट, सिर्फ पेंट्स में उतना मार्जिन तो है बट उतना नहीं है, लाइक पेंट कंपनीज आर नॉट प्राइस मेकर्स, कि आप कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट इनोवेटिव ला रहे हो कि सब फिर आपको उसके लिए 2x पे करने के लिए रेडी, तो ऐसा इतना मार्जिन नहीं होता है, तो दे हैव डाइवर्सिफाइड इनटू अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसिंग। वो अदर प्रोडक्ट सर्विसिंग वही है जो आपने पहले बताया था, पेपर एंड दीवारों पे पेपर एंड इसके अलावा किचन सॉल्यूशंस, बाथ फिटिंग्स में भी आ गए हैं अदर प्रोडक्ट एंड सर्विस में, और सर्विसिंग में जिसमें लाइक दे होम इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस जो होती है पूरी, तो दे हैव लाइक डाइवर्सिफाइड देमसेल्फ दिस मच कि कलर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ऑल दिस। जो कि ये मेरे को नहीं पता था, कलर वगैरह का तो पता था, बट होम डेकोर कर रहे हैं, इंटीरियर्स भी कर रहे हैं और सामान भी दे रहे हैं। मतलब ओके, अब सोचो, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये न्यूज 5 साल या 4 साल पहले की है, 4 साल, और हम लोग को ये है कि इतनी प्रीमियम कंपनी, निफ्टी 50 की कंपनी, और वो पेंट के अलावा क्या क्या बेच रही है। अभी तो पेंट ही देती है, वो भी सिर्फ घर में पेंट। इट इज नॉट जस्ट अ पेंट कंपनी। तो जब आप रेवेन्यू पे आओगे तो पता चलेगा कि उस सेगमेंट से कुछ रेवेन्यू आ भी रही है, which home decor अदर देन पेंट जो सेगमेंट है। एडवर्टीजमेंट तो एक इमोशनल टच इंक्लूड किया एशियन पेंट्स ने एडवर्टीजमेंट में, हर घर कुछ कहता है, और मतलब फेस्टिवल्स के आसपास ही अपनी सेल्स बहुत बढ़ा देते हैं। दिवाली फेस्टिवल्स में देखो इसके एड्स भी ज्यादा आने लग जाती हैं दिवाली के आसपास, सो these were competitive advantages. Okay. तो अपॉर्चुनिटीज क्या है एशियन पेंट्स के लिए आगे? अगर गवर्नमेंट ने जितनी भी हाउसिंग पॉलिसीज हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर स्मार्ट सिटीज जो मिशन है गवर्नमेंट का, उसके अंदर जितने भी हाउसेस बनेंगे, जितने भी, तो एशियन पेंट्स को इनडायरेक्टली या मतलब डायरेक्टली एशियन पेंट्स का बिजनेस वुड बूस्ट। और अगर हम नॉर्मल ह्यूमन, मतलब नॉर्मल डोमेस्टिक रिटेल की बात करें, तो जितनी ज्यादा लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, वैसे वैसे दे वुड चूज टू बी, मतलब कि हम अच्छा होम डेकोर करें एंड इम्प्रूव करें अपना घर, जल्दी जल्दी अच्छा अच्छा पेंट करवाएं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रोमोटर्स के पास 52% है। इसके अलावा FIIs जो है उनके पास 20% है, और बाकी म्यूचुअल फंड DII के पास अराउंड 7% ऑफ द शेयर होल्डिंग। पीयर कंपैरिजन, तो 3 मेन जो कंपनीज हैं पेंट्स की इन इंडिया, तो एशियन पेंट्स
के दो कॉम्पिटिटर्स है, बर्जर पेंट्स और नेरोलैक, जिसमें एशियन पेंट्स इज वे बिगर दैन अदर टू, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट सब में एशियन पेंट्स इज टेकिंग अ लीड। और अगर हम बात करें कि जैसे बर्जर पेंट्स की एक क्वार्टर की सेल है 2500 और एशियन पेंट्स की 8500, और दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज सेम, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम मार्जिन होते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज लाइक इसका 252 प्रॉफिट है ओवर 2500 की सेल, तो 10% के अराउंड, और इसका 1000 नेट प्रॉफिट है 8500 की सेल पे, तो वो आप स्टार्ट रखो। कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू। तो एशियन पेंट्स का प्रॉफिट मतलब है, बढ़ ही रहा है ना, मतलब जो फर्स्ट वाली लाइन है मेरे को तो ये दिख नहीं रही। वो ही मैं देख रही हूँ कि एशियन पेंट्स का प्रॉफिट है 12% के अराउंड, और इसके अलावा अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो एशियन पेंट्स है 2700, जबकि बर्जर पेंट्स है 628 और नेरोलैक है 430 मार्केट प्राइस, और पीई दिया हुआ है 85, 74, 50। इसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन एशियन पेंट्स की है 2,60,000, बर्जर पेंट्स की है 61,000 एंड नेरोलैक की है 23,000। एशियन पेंट की ज्यादा है ना, 2,59,000। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एशियन पेंट्स दे रहे 34%, बर्जर पेंट्स दे रहे 27% एंड नेरोलैक दे रहा है 17%। अच्छा तो हाँ नहीं, ये नेट प्रॉफिट है लास्ट वाला, लास्ट वाला रिटर्न सेकंड से नीचे से ऊपर। हाँ नहीं, मतलब कौन सा ये वाला 4th नंबर पे मेरे को वो दिख नहीं रहा। नहीं, ये 5 कंपनीज हैं, कंपनीज है जो इसकी कॉम्पिटिटर है। एशियन पेंट्स की बर्जर पेंट्स, नेरोलैक, अच्छा एक्सो नोबल और 4 कंपनीज है और इंडिगो। इंडिगो पेंट्स भी होते हैं ना, ये 4 इसके कॉम्पिटिटर्स। मतलब मेन तो 3 ही ज्यादा ऊपर वाली है ना, इंडिगो ही, मतलब एशियन पेंट तो सबसे बेस्ट ही हो गया। मेन शेयर्स वो ऊपर की 3 के पास। हाँ बस 3 ही है। और हाँ, तो एशियन पेंट्स is more than 5 times bigger than other competitors. So when it comes to paints and pigment industry, companies are not price makers. इसका क्या मतलब होता है कि सिमिलर प्रोडक्शन टेक्निक्स होती है सबकी, तो आप बहुत ज्यादा मतलब प्राइस अलग नहीं रख सकते हो। अगर एग्जिस्टिंग मतलब कमोडिटी का प्राइस अगर 100 रुपए चल रहा है और आप अपना प्रोडक्ट 120 पे लाओगे, तो हर कोई वो 100 रुपए वाला ही खरीदेगा, तो प्राइस का बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो एशियन पेंट्स है वो अपना सप्लाई चेन जितने अच्छे से मैनेज करता है, उस वजह से वो कॉम्पिटिटर से लीड लेता है। तो यार है मैं वहां नहीं जाती। तो ये चार्ट है स्टॉक परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस। निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स के कंपैरिजन में एशियन पेंट्स का प्राइस है। एक्सप्लेन करो क्या समझ में आता है, मेरे को आज यही सुनना है। ऐसी ही कुछ अनोखी चीज आपने चार्ट डाला हैप्पी,
लेकिन जब तक बच्चा मेरा एक्सप्लेन नहीं करेगा आगे कैसे बढ़ेगा? सर जैसे मुझे निफ्टी में समझ आ रहा है कि वो नीचे से काट रहे हैं एशियन पेंट्स का, तो वो अब ऊपर जाएगा क्योंकि वो नीचे से काट रहा है, अब वो अपवर्ड। ठीक है, एक एरिया है टू अंडरस्टैंड। बेसिकली हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें ये देखते हैं कि जैसे समझ लो कि एक कंपनी है जो पेंट बना रही है, एशियन पेंट, और कोई कंपनी हिंदुस्तान में। अब यहाँ पर आपका जो इससे पहले वाला स्क्रीन था उसमें आपने क्या दिखाया कि एशियन पेंट जितनी बड़ी है उसके बराबर तो कोई है ही नहीं, तो अब कैसे कंपेयर करें? अब कंपेयर करना क्यों है भाई? तू यहाँ से जाएगा, मेरे को कंपैरिजन चाहिए फॉर अ पर्पस कि यहाँ से उसकी कोई ग्रोथ है भी कि नहीं है। तो मैं किस जैसे होता है ना, हमें कोई चीज अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि कोई ना कोई चीज बुरी भी लगती है। खुशियां क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि दुख भी आए होते हैं, वरना तो पता ही नहीं कि ये खुशी है। हाँ, ये चीज अगर दुख नहीं पता है कि मुझे खुशी है। हाँ, उजाले का कैसे पता चलता है? अंधेरा ही है, उसको अंधेरा का भी उजाले का पता है। हाँ, तो हमें जब अंधेरा मिलता है, हम वो अंधेरे में जाते हैं, तभी तो दिया या बाती की वैल्यू पता चलती है। उसी तरह अगर किसी कंपनी का, जैसे आज की डेट में हमारी जो दोनों कंपनियां BSE एंड CDS है, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उनको किससे कंपेयर करें? इसीलिए वो बेतहाशा भाग रहे हैं। क्योंकि तो यहाँ पर एशियन पेंट हो गया 100 रुपए की कीमत, मतलब 1 लाख की सेल, उसका जो नीचे दूसरा भाई है बर्जर या कोई भी XYZ, उसकी सेल है 10,000 रुपए की। तो 1 लाख का 10,000 से तो कोई ना तो फैक्ट्री, उसका डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी दुकानें, उसका लॉजिस्टिक्स, भाई कैसे कंपेयर करोगे? इसीलिए जिन कंपनियों का कोई कंपैरिजन बढ़िया से नहीं हो सकता, हम उसको इंडिया का जो बेंचमार्क है उससे कंपेयर कर देते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। हम GDP क्यों कैलकुलेट करते हैं? ताकि इंडिया आगे है कि चाइना आगे है। चाइना आगे है तो वहां इन्वेस्टमेंट लेके जाओ, इंडिया आगे है तो इंडिया इन्वेस्टमेंट लेके जाओ। सेम वे हमने यहाँ पर क्या करा, वो टचिंग और वो तो थोड़ा सा एडवांस है टेक्निकल एनालिसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देख रहे हैं कि निफ्टी की जो ग्रोथ है, अगर नीचे निफ्टी है, नीचे है, तो हाँ नीचे जरा वहां पे, हाँ यहाँ पर जरा को चलाना, अब देखो चला, ये है कब से? अगस्त 20 से ना, अगस्त 20, ये जो चार्ट है पहला है अगस्त 20 और आखिरी है मई 21, मार्च 21। थोड़ा सा कंपैरिजन गलत हो गया। ये अगर 10 साल का होता ना तो कुछ और मजा आता देखने में। अभी क्या दिख रहा है पता है क्या है? एशियन पेंट तो वहीं रुका हुआ है और निफ्टी बढ़ रही है। मतलब देखो, अब ध्यान से देखो हिमांशी, पीछे नहीं देखना। निफ्टी का जो ग्रोथ है, फिर से लाओ रेड वाले पे, हाँ, निफ्टी की ग्रोथ ज्यादा है, एशियन पेंट की ग्रोथ कम है। हाँ, वो ही ऊपर सेंसेक्स में है, ऊपर वो एशियन पेंट स्लो है, ऊपर वाले में एशियन पेंट स्लो है। तो हम इस पर्टिकुलर चार्ट से अगर डिसीजन लेना है तो भैया निफ्टी खरीद लो, मतलब निफ्टी का फ्यूचर खरीद लो या निफ्टी 20 खरीद लो, एशियन पेंट नहीं खरीदना चाहिए। वो अगर यहाँ पे ये प्राइस है ना, ये क्या है, ये प्राइस का कंपैरिजन है शायद, हाँ प्राइस का कंपैरिजन है। तो उसकी मूवमेंट उतनी अच्छी नहीं है जितनी इंडेक्स की है। और इंडेक्स वो जो नीचे से ऊपर, नीचे वाले में नीचे से ऊपर काटा है ना, वो इंडेक्स में काटा है, नीचे से आया भागता हुआ। हाँ जी, तो वो ये सोचो, नीचे वाला देखो एक बार, ऊपर वाला देखो मत। निफ्टी नीचे से भागती भी आई, या कहते हैं ना पीछे से बच्चा भागते हुए आया और सामने वाले बच्चे को धप्पा देके आगे भाग गया। तो इसने क्या करा, ये नीचे से भागता हुआ आया, उसने धप्पा दे दिया, तो
इस चार्ट से तो ये क्लियर हो रहा है कि निफ्टी में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है बजाय एशियन पेंट के। बजाय एशियन पेंट के। ये मेरा नजरिया है, ये आपका नहीं है दोनों का। आपको अपना नजरिया बनाना पड़ेगा, वरना मेरा ही थोप लिया तो फिर पता चलेगा ना सारी एक जैसे हो गए, नुकसान तो सबका नुकसान, मुनाफा तो सबका मुनाफा। तो हो सकता है मेरा नजरिया गलत हो, तो आपको आगे ये रिसर्च कर करके यही चीजें देख देख के इन चीजों के बारे में पढ़ पढ़ के अपना व्यू पॉइंट बनाना है। तो इसलिए मेरा व्यू पॉइंट 100% करेक्ट है या नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसके ऊपर। पहली बार है जो कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, जैसे इसमें तो एक आपने इस चार्ट से तो हम बता रहे निफ्टी खरीदो, भाई निफ्टी बढ़ रही है तो निफ्टी ले लो। अब जैसे हमने अभी पीछे वो आईटीसी था ना, उसमें तो ये दिखाया था कि निफ्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर्स के ऊपर, अभी भी ये नहीं है। और वो ऐसे हम कैसे डिसाइड कर लेंगे निफ्टी की खरीदे शेयर का खरीदे? ओके, मैम का क्वेश्चन क्या है, पीछे हमने एक चार्ट, एक मैसेज शूट किया था। उस मैसेज में कंपैरिजन था कि 18.5 निफ्टी पे भी आईटीसी 225, 16,000 समथिंग पे भी आईटीसी एज इट इज। तो हमने क्लाइंट तो अब देखो दो व्यू पॉइंट है मेरे। पहला व्यू पॉइंट कि मैं क्लाइंट को ये कह रहा हूं ये शेयर बहुत स्टेबल है, जो टेंशन मत ले, पर्टिकुलर एक के लिए। अच्छा, टेंशन मत ले, मेरे साथ आ जा, ठीक है। क्लाइंटों का व्यू पॉइंट मतलब सेल्समैन को बताना क्लाइंट को कि सेफ है। मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट, इससे घटिया शेयर नहीं हो सकता। क्यों? आईटीसी क्यों? जो बाजार के साथ ना चले। अच्छा, हाँ, बाजार गिरा तो तू 5 रुपए तो गिर, बाजार बढ़ रहा तो वरना वो भी नहीं बढ़ेगा। अगर बाजार बढ़ेगा तो वो इम्प्रूव भी नहीं होगा। ये मेरा व्यू पॉइंट है, ये आपका नहीं है। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने अपने नजरिए से आंसर दिया। आपको अपना नजरिया बनाना पड़ेगा। मैं फिर से यही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि वरना बड़े नहीं बनेंगे हम मिलकर। सो इसीलिए हमने उसको भेजा क्लाइंटों के एंगल से कि भाई सब कुछ सही है, अच्छी चीजें भी है हमारे पास। तो वो हो गया मार्केटिंग एमसी। हाँ, क्योंकि क्लाइंट आते हैं देखते निफ्टी, मतलब निफ्टी कोई तो देखते हैं, तो हमने उसको वो अपना शेयर नहीं देखते उस टाइम पे, वो बढ़ा है कि नहीं घटा, वो निफ्टी देखती, निफ्टी डाउन है, निफ्टी डाउन है, बस निफ्टी डाउन है। अब आज बाजार डाउन है तो मैंने देखा बाजार डाउन में भी हमारा सीडीएसएल, बीएससी, टीसीएस, इन्फोसिस भयंकर भागे हैं। 100 पॉइंट ही निफ्टी डाउन है। रिलायंस थोड़ा सा डाउन है 5-7 रुपए, और प्लस क्लीन साइंस थोड़ा सा डाउन है, बट चीजें बहुत सारी बहुत टेक्निकल है। तो पता है जो अभी हम तीनों जैसे बैठते हैं, एवरी वीक वी आर ट्राइंग टू डू वन कंपनी, स्लोली ना, मे बी 1 ईयर, हो सकता है, मे बी 1.5-2 महीना से शुरू किया। 1 साल के बाद आप लोगों का, जैसे मैं बोलता रहूंगा ना, और जैसे रिकॉर्डिंग पे भी बच्चे सुनेंगे नहीं सुनेंगे पता नहीं, बड़े दिनों बाद रिकॉर्डिंग हो रही है, कि ना एक व्यू पॉइंट निकल के आना शुरू होगा। जैसे मैंने जॉन्टी को बताया कि भाई वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, वरना वो हमेशा क्या सोचता मैं ही सही हूँ। सेकंड बताया उसको कि तेरे को 5 या 10 की इन्वेस्टमेंट है तो ये तेरी ट्यूशन फीस है, इसको इन्वेस्टमेंट लेके चलेगा तो हमेशा डीमोटिवेटेड रह सकता है। 1000 रुपए भी साफ हो गए तो। नंबर 2, जब तू 2-2 हजार की सिप करेगा और साल में 24,000 रुपए इकट्ठे होंगे, 24 के हो गए 26, ठीक है जी। आप सोचोगे 26 में मैंने क्या ही 2,000 में मैंने क्या ही कमा लिए, क्या ही निकल के आ गया। दूसरा, आपने अपने किसी दोस्त को, मम्मी को या पापा को बताया, ठीक है भाई 2,000 रुपए कमाए, पूरे साल मेहनत करके क्या कराएगा, एक नजरिया। समझ में आ रहा है? दूसरा व्यू पॉइंट बड़े सर का, मैंने बोला फिर बड़े सर क्या बोलेंगे, मेरे पापा, तुमने पूरा साल मेहनत करके 1 रुपया गवाया नहीं, 2,000 रुपए तुम कमा के लाए हो, फ्रेशर होते हैं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। एक व्यू पॉइंट, एक हिम्मत दे रहा है। दूसरा कह रहा है क्या ही 2,000 रुपए कमाए, उड़ा देता हूँ, मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ। वो बेचारे का जो 26,000 रुपए इकट्ठा हुआ और
10 साल बाद 26 लाख होता, ऐसे ही जोड़ता रहता। तो पहले दिन ही वो बच्चे की जो आस है वो खत्म कर दी किसी ने। जैसे मैंने कहा, एक बच्चे ने एक चिप्स का पैकेट उठाया, मम्मी और पापा ने उठा के फेंक दिया। ये मैंने 2 दिन पहले अपनी आंखों से देखा किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, मैं जितिन बैठे कि दे लिटरली थ्रोन 10 रुपए या 15 रुपए की चीज कि नहीं लेनी। एंड मैं कुछ बोल नहीं पाया, बट मेरे को वही वो बात दिख गई, आपने पूरी जिंदगी इसका डिसीजन मेकिंग मार दिया माँ बाप ने। सेम वे मैंने जो जितिन को सुनाया कि तू म्यूचुअल फंड नहीं लेगा, यू आर पेइंग मी अ ट्यूशन फीस एंड टू द स्टॉक मार्केट। वो ट्यूशन फीस से ही आप सीखोगे शेयर, और जो नफा नुकसान हो किसी से डिस्कस नहीं करना। जो और मैंने कहा स्पेसिफिकली हमारे पीआर, अभी मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ कि अगर कोई हमारी टीम का बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, वो स्पेसिफिकली किसी बंदे को नहीं बोलेगा। जस्ट लाइक जो पीछे आदमी बैठा है, हाँ, उसने देखा टीसीएस की आपके अकाउंट में, तो वहाँ पे मैंने जतिन को ना हो जाए तो जतिन ने मेरे को बोला, सर मैंने आज तक सरला जी की होल्डिंग देखी, मैंने कहा देखनी भी नहीं चाहिए आपको मेरी या सरला जी की या किसी की होल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा नजरिया देता हूँ। ये जिंदगी का तजुर्बा है, किसी के पर्सनल से हमें क्या लेना, नजरिया देना अपना, और ये पक्का है। ये आप लोगों को अपना नजरिया इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे नजरिए से, मेरे व्यू पॉइंट से काम कर सकते हैं सारे। वो क्या है भाई कि जब भी किसी बंदे को कॉपी करने की कोशिश करी, मैंने आज तक स्टॉक मार्केट में कॉपी करने वाले आदमी को कमाते हुए नहीं देखा। कॉपी तो करनी ही है, वो एक्सेस वाली सही बताया था कि और कॉपी, हम वो बुक में भी था, एक्सेस वाली मीटिंग में नहीं बताया था कि मेरे दोस्त ने ये लिया, मैं भी ये ले लेता हूँ, मैं भी ले लेता हूँ। नहीं कर। ओके, अच्छा, मेरे को देखो नहीं आज बट अच्छी बात है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ दोनों से, और बाकी जो रिकॉर्डिंग पे सुनेंगे तो कि मैंने आज तक स्टॉक मार्केट के अंदर कॉपी करते हुए कमाते हुए देखा। एग्जांपल दे देता हूँ, बिना एग्जांपल वो 3 इडियट्स में नहीं था, वो जब वो चटनी गिराता है उसके पैर पे कि जब तक डेमो नहीं दूंगा तब तक तुम मानोगे नहीं। तो यहाँ पे डेमो क्या है याद करो, जो हेमंत के क्लाइंट थे, तो थोड़ा सा लोगों ने सुरेंद्र ने कॉपी नहीं करी थी, सुरेंद्र जो अपना एम्प्लॉय था, वही सारे ने वही शेयर तो लिए, बहुत सारे। तो मैं दूसरा बताता हूँ, पहले लोगों ने थोड़ा सा वेंकी को सोचा, वेंकी में दूसरा भी था वो, और लास्ट में किसमें फंसे, टिल में। टिल गोविंद जी ने मुझे बहुत बार बोला था कि ले 50,000 की ले मैंने ली नहीं, मतलब गोविंद जी मुझे बहुत बोला था कि लेके रख लो। तो अब यही है कि वहां पर देखो ये हुआ था कि एक शेयर था वेंकी, फिर दूसरा शेयर और था, मैं नाम भूल गया। दोनों शेयर में ये हुआ कि वेंकी वाज वन एग्जांपल जो 400 से गया 4,000। पीपल भी ऐसे क्या था, हाँ, वो 100-150 से शुरू हुआ। जब उसकी जब उनकी मार्केटिंग शुरू हुई तो वो 250-300 से मार्केटिंग शुरू हुई। अब ये है 3,000 जाएगा, 3,000 जाएगा। आई थिंक इट टच 600-700, किसी ने सेल नहीं किया कि 3,000 जाएगा। उसके बाद सारे के सारे क्लाइंट जितने ने सबने लिया हुआ है और सारे मर गए। एंड वो मेरे को क्योंकि ये जो लॉजिक है ना, क्लाइंट को क्या, ये जो थ्योरी देखो, मैं ना आपको रिसर्च में एक बात एकदम एक बात के ऊपर एक बात आ रही है मुंह पर, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, जेन्युइनली सॉरी है। यहाँ पर मैंने जो इतने सालों में सीखा ना, जो कई सारी चीज टॉपिक्स हमने सरला जी डिस्कस करे, वो है प्रिंसिपल का सेकंड स्टेप क्या आता है, डिसिप्लिन। प्रिंसिपल पहले बनाओ और डिसिप्लिन मतलब उसको फॉलो करो। तो अगर हमने कोई प्रिंसिपल बनाया है या प्रिंसिपल अपनी जिंदगी में बनाया, वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग में नहीं तोड़ना। जैसे कि सिट इज अ प्रिंसिपल, हर महीने 1,000 रुपए देना, निखिल वो भी नहीं करता मान लीजिए, तो भाई कोई डिसिप्लिन तो है ही नहीं। तुम्हारा इन्वेस्टिंग की तरफ डिसिप्लिन नहीं है, जिससे आपका परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ है, तो आप अपने खान पीन रिश्ते उनमें तो क्या डिसिप्लिन बनाओ, ये लॉजिक है। और ऐसे ही प्रिंसिपल कॉपी नहीं करना, ये प्रिंसिपल हो गया। दूसरा प्रिंसिपल, क्लाइंट खरीद रहा है, क्लाइंट बेच रहा है, उसके अकाउंट में मत झाँको, कभी नहीं कमा सकते। आप
सिर्फ जलन कुड़न उन चीजों में रह जाओगे, अरे इसके पास इतने शेयर हो गए, इतनी होल्डिंग हो गई, इतना ये वो हो गया। ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग बागों को इन्वेस्टिंग कभी समझ नहीं आ सकती। अगर कोई भाई साहब होल्डिंग व्यू करते हैं तो इसी यही कुछ चीजें थी। ये अगर मेरे को पहले पता होता ना, ये वाली जो है, मैं रिडम्पशन नहीं करा था। आज मैं पछताता कि मेरे को पीआर के लिए मैं सोचता हूँ कि लोगों की जो वो है टेंटेड लोग, उनकी नजरों में शेयर ना आए, इसीलिए एमएफ लिया। लेकिन ठीक है, वो मेरे भाग्य की चीज है, वो बाहर नहीं जाएगी, वो लेट इट बी। तो मेन एंगल वाज द प्रिंसिपल्स कि वो होने चाहिए, वो होने जरूरी है। सारी जो कहानी का एंड है जितनी मैंने बोली अभी, वो प्रिंसिपल भी ये था। चलो आगे बढ़ो। म्यूचुअल फंड को ये वॉच नहीं कर सकते हैं तो की रिस्क क्या है एशियन पेंट्स को, जो अभी बहुत रिसेंट भी चल रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। क्रूड ऑयल एक्ट एज इनपुट फॉर मेकिंग पेंट्स। तो ये अगर महंगा होता है तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ही बहुत एकदम से हाइक हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द, मतलब बेसिकली आपका रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है। रॉ मटेरियल क्या है? क्रूड ऑयल। अच्छा, ऑयल तो डलता है ना पेंट्स। तो ये आज की ये न्यूज है कि एशियन पेंट्स 18% तक डाउन हो गया है। ये ऑयल प्राइसेस $130 पर बैरल हो गए हैं ऑन 8 मार्च, विच वॉज 4 मार्च को थे $118 पर बैरल, और ये 106 पर बैरल थे ये लड़ाई शुरू होने से पहले, रशिया यूक्रेन वॉर से पहले। और इस क्रूड ऑयल प्राइसेस से एशियन पेंट्स के उस पे करंट मार्केट प्राइस पे 18% डाउन हुआ है एशियन पेंट्स का मार्केट प्राइस। समझ में आया सलाजी जो मैंने बोला? क्यों डाउन में? क्योंकि उसमें चीजें महंगी हो गई, ऑयल वगैरह महंगा हो गया, उसका जो रॉ मटेरियल वो महंगा हो गया। शेयर क्यों नीचे आया? यही तो बहुत सही बोला हाँ। सरला जी ने, बहुत सही बोला। क्वेश्चन यही है कि शेयर क्यों नीचे आया? रॉ मटेरियल महंगा हो गया ठीक है, माल तो बिक रहा तो होगा, उसकी डिमांड कम हो गई ना। और सही है। इनपुट कॉस्ट बढ़ गई ना। मैं इनपुट पे नहीं जाना चाहता, मैं मैडम का अल्टीमेट आंसर सुनना चाहता हूँ कि डिमांड कम होगी, कि चीज महंगी होगी, मैं नहीं खरीदना चाहता। वेरी मुझे लग रहा था कि सर जी जीनियस हो रही है मेरी तरह, तो बट ध्यान से सुन रहे हैं। गुड, चलो। तो पहले ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, तो हम ईरान से इंपोर्ट करते थे। सर आपने भेजी तो नहीं है ना अभी? चेंज हो जाएगा ना? तो इंडिया ईरान से, मतलब भेज दी है, चेंज करानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, आप पढ़ो। इंडिया ईरान से इंपोर्ट करता था, बट जब यूएस और ईरान के बीच में जो कुछ टेंशन चल रही थी और यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे कि ईरान से इंपोर्ट मत करो, तो उससे क्या होता है कि ईरान कंपैरेटिवली चीपर रेट्स पे ऑयल देता था, और जगहों से अगर हम इंपोर्ट करें तो उससे चीपर रेट्स पे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस में कुछ भी फ्लक्चुएशन आती है तो। अगला रिस्क है राइजिंग कंपटीशन का। अभी कुछ कंपनीज जैसे कि JSW स्टील, JK सीमेंट इस पेंट इंडस्ट्री में एंटर हुए हैं, पेंट बिजनेस में।
इसके अलावा ऑटोमोटिव सेक्टर जिस तरह डाउन हो रहा है, तो कार्स बनाने के लिए जो पेंट होता है तो उसका इम्पैक्ट पेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा डायरेक्टली। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज, जैसे अगर हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज में पे करना है, तो उसमें अगर फ्लक्चुएशन आती है तो अगेन हमारा इनपुट कॉस्ट फ्लक्चुएट होगा। और कोरोना वायरस पैंडेमिक में लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, तो वो अपने घर पेंट क्या करवाएंगे, तो कोरोना में इनकी सेल्स बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हुई थी। सर आपने मुझे बोला था ना कि ये बहुत अच्छे व्यू पॉइंट थे कि सर आपने मुझे बोला था HUL से क्या मिला, कि वो बहुत अच्छा मतलब आप एक वो ड्रीम जॉब बन जाएगी, तो वो सर एशियन पेंट्स में मुझे दिखा कि इन्होंने दे आर द पे मास्टर्स, लाइक मतलब कैसे सर अगर नॉर्मली जो अगर एक सीए की सैलरी में भी 1 लाख है, तो एशियन पेंट्स कुछ ज्यादा मतलब देता है फॉर टैलेंट ऐसे नहीं किसी को भी ऑफ कोर्स। एंड दूसरी चीज, जब कोरोना था तो इनका बिजनेस नहीं चल रहा था, लेकिन इन्होंने फुल सैलरीज दी अपने सभी एम्प्लॉयज। अब इसमें क्या होता है, जैसे मतलब जैसे आपने मुझसे पूछा था मैं सैलरी काटूं या पूरी दूं, और पूछा था मतलब आपने एक हाइपोथेटिकल मुझे सिचुएशन दी थी, और फिर आपने बताया कि मैंने बल्कि सैलरी दी सबको, मतलब किसी की काटी नहीं रोकी। तो सेम एशियन पेंट्स डिड, जबकि उनका तो बिजनेस ही बिल्कुल बंद हो गया था, बिल्कुल। क्योंकि हम NSDL वाले से तो करते हैं, NSDL वाले हाँ हम कंट्रोल एक्चुअली NSDL से कर रहे थे, बट मैं लिख लेता हूँ FIU सॉफ्टवेयर। हाँ ठीक है, समझ गए कि लेके खत्म करते हैं, ठीक है जी, चलो तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर लेना इसकी रास के ऊपर हाँ। तो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल से इस साल में 7% बढ़ा। 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ है कैगर 9.4% है। इस सेल्स पे एक चीज हुई थी एशियन पेंट्स में कि व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग कि एशियन पेंट्स 40 to 45 इयर्स से मोर देन 10% से ग्रो कर रहा था कंसिस्टेंटली। अगर हम इस डिकेड की बात करें 1982 से 1992, तो एशियन पेंट्स ने 17% की ग्रोथ दिखाई अपनी सेल्स में। अगर हम 1992 से 2002 की बात करें तो 17% सेल्स। बीच में एक बार आप ले लो, फिर मैं बात बतानी है। हेलो हाँ जी, कितने? एक सेकंड, नहीं आया। एक बार हिमांशी वो खोलना गूगल, नीचे से करो।
NSE डालना, क्लिक करो, ऊपर सबसे टॉप पे देखो क्लिक हेयर लिखा हुआ है कहाँ। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं कुछ नहीं डालना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज बाजार 114 पॉइंट, सुबह 40-50 पॉइंट ग्रीन था, अभी 114 पॉइंट माइनस है, बट फिर भी रुका हुआ है। हिमांशी बीचम बीच US डॉलर पे क्लिक करना, बीचम बीच US डॉलर, हाँ 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 क्लिक नहीं करना, वो 76 तक ही हाईलाइट हो जाए। हाँ ये क्या हुआ, कुछ ये अभी आज है 77 पे, 76.88, ये हो गया NSE का रेट, RBI का रेट आ रहा है 77 एंड अबव, 25 पैसे का फर्क होता है, ठीक है। बड़े टाइम से 75 का जो जादुई नंबर था वो काट नहीं रहा था, वॉर के बाद ये 77 का नंबर काटा है। इससे क्या हुआ, अब थोड़ा सा नीचे लाओ, इन्फोसिस आज का जो गेनर है उसमें देखो, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, NTPC छोड़ दो, सिप्ला भी आ गया, अभी यहाँ पे वो था HCL टेक। एक बार व्यू ऑल अब क्लिक करो, व्यू ऑल में गेनर देखो, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सन फार्मा, HCL टेक, विप्रो, डिविस लैब, जो बाहर सामान भेजते हैं उन कंपनियों के नाम है जिनका सामान बाहर जाता है और बाहर से डॉलर पेमेंट आती है। तो $2 डॉलर बढ़ा है 3 दिनों के अंदर, और इमीडिएटली इफेक्ट आ रहा है IT कंपनीज के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ही नेगेटिव होती हैं सिस्टम के लिए, जितना यहाँ से डॉलर भागेगा उतना ये कंपनीज निफ्टी को संभालेंगे, इनका भी तो वेट है। बैंकों के ट्रांजेक्शन, बैंक अभी थोड़ा सा डामाडोल चल रहे, मे बी रिडम्पशन प्रेशर, बट बैंक भी कवर कर लेंगे। रिलायंस वगैरह हो सकता है थोड़ा डाउन हो जाए यहाँ से, बट ये जो IT कंपनीज हैं ये वॉर के चलते ये निफ्टी को ऐसे खींच के ले जाएंगी ऊपर कि कोई सोच ही नहीं सकता। इसीलिए जब मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ तो उसको जब 10-12 कंपनीज का नाम लेते हैं, नॉर्मली पहला एंगल क्या होता है पोर्टफोलियो बनाने का, PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, कि किसी भी दिन अगर इमरजेंसी आ जाए और आपने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं तो इमरजेंसी 10 लाख के लिए तो आएगी नहीं। एक CFA क्या बोलता है कि आप इमरजेंसी के लिए कहीं और जाओ, FD निकालो, LIC निकालो, मेरे पास क्यों आए, जो इतना हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न प्रोडक्ट है। तो लोग बाग आते गलत जगह है इमरजेंसी के बाद। PPF निकालो, अपना PF निकालो, वो है ना डेट प्रोडक्ट, आप इक्विटी की तरफ आ क्यों रहे हो इमरजेंसी के बाद। ये एक ट्रेनिंग है, ये अब आपको मैंने एक मार्केटिंग का टूल समझाया। दूसरा एंगल, 1 लाख 2 लाख की ही इमरजेंसी है, मतलब सारे अपने रिसोर्सेज आपने यूज कर लिए, FD भी निकाल ली, ये भी निकाल लिया, वो भी निकाल लिया, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई भाई, चलो आ गई, तो फिर आप उस टाइम का जो बढ़ा हुआ शेयर है उसी को बेचकर अपना निकालो, गुजर बसर करो, और सारे होल्डिंग को ना छेड़े, क्योंकि हर वक्त सारी होल्डिंग नहीं चलेगी। जैसे मैंने बताया रिलायंस और इन्फोसिस का उल्टा रिलेशन, सारा एक बार थोड़ा ऊपर हुआ, सारा तो नहीं हो सकता। 2006, 7, 8 में भी ना, जब रिलायंस और ये सारे शेयर बहुत हैवी थे ना, IT वाज डाउन, और बाद में IT ने ही संभाला था। तो बड़ी सारी ना पोर्टफोलियो, जब हम एक शेयर जो अब आपका डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद जब तक भी हम पोर्टफोलियो सर्विसेज पे जाएंगे ना, चीजें और एंगल बहुत डिफरेंट निकल के आएंगे कि हम किस वक्त कौन सी साइकिल का शेयर चल रहा है। और मैं क्या करता हूँ, जब आपको ये दिलाया ना, लाइक 2-3 बैंक, 2-3 CDSL BSE, एक इसका क्लीन साइंस पेंट का, केमिकल का रादर, चौथा इन्फोसिस TCS, 5वां रिलायंस इंडस्ट्री डाला जिसमें जियो है, और ये आ गया। तो इन सब का क्या करा कि ये साइकिल्स एक, या और थोड़ा एडवांस पोर्टफोलियो बन रहा है तो उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, और एडवांस और पैसा है ECC, बजाज, ये सब भी हम ऐड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को जो 14 सेक्टर है, कोशिश करते हैं 14 के 14 सेक्टर में डिवाइड करें। फार्मा जो कि बहुत खतरनाक, रिस्की, भयंकर है,
तो इसलिए हम फार्मा को ज़्यादा टच नहीं करते हैं, क्योंकि फार्मा में करप्शन बहुत ज़्यादा है। ये है, इसलिए मेरे को फार्मा छोड़ना पड़ता है। चलो जी, ये दिखाना था बस। तो जैसे 1992 से 2002 में 20% सेल्स ग्रोथ दिखाई एशियन पेंट्स ने, जबकि लास्ट जो डिकेड था 2012 से 21 उसमें सिर्फ 11% सेल्स ग्रोथ शो करी है एशियन पेंट्स ने। उसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर में 10%, 5 इयर्स का भी 10 इयर्स 14%, 5 इयर्स 13%, 3 इयर्स में 15% और लास्ट 12 मंथ्स में 10% प्रॉफिट ग्रोथ है। EBITDA मार्जिन 15% से इंक्रीज हुआ है पिछले साल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। कैश फ्लोज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी के। लास्ट ईयर में 19% कैश जनरेटेड इंक्रीज हुए हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15% इंक्रीज हुआ है पिछले साल से इस साल, और EPS भी सेम प्रॉफिट के साथ ही 15% इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे बस एक बात ऐड करना चाहूँगा, प्रॉफिट 15% मतलब कि कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट करे थे तो 115 रुपए इस साल उसके बच गए। शेयर 15 से नहीं बढ़ता। अगर हल्की कंपनी होगी तो वो 10-5% बढ़ेगा, या 15% बहुत सही फिगर है। एक इतनी बड़ी कंपनी के लिए बहुत अच्छी फिगर है। तो फिर क्या होगा, 15% मतलब तो शेयर क्या है जी 25, 30, 50% हो जाएगा। तो हो सकता है कि आप कहो 15 रुपए, जो पी निकलती है कि 15 रुपए कमाने के लिए मैं 500 रुपए फालतू दे दूँ, तो वो आ जाता है इसका एंगल। तो इसके अंदर हमें क्या समझना होता है, एक बार बैक स्लाइड करो, जो सरली या हिमांशी आप लोगों को कंपैरिजन में दूं कि प्रॉफिट अबिटा हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, मतलब एक तरह से एक बढ़िया वाला प्रॉफिट, एक प्रॉफिट अबिटा भी एक प्रॉफिट ही है कि प्रॉफिट हमारा हर साल बढ़ रहा है। इसका मतलब कंपनी माल बेच रही है या खर्चे कम कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो एक चलती भी कंपनी है और उसको हमें बचा के रखना है और उसके शेयर को, क्योंकि अगर ये 71 साल पुरानी कंपनी हो गई तो उसने तो वॉर इमरजेंसी सब देखी है। तो ये यूक्रेन की वॉर और ये है लेगेसी स्टॉक। इसीलिए ये लेगेसी स्टॉक में मेरे साथ शामिल है कि 70 साल में ये वॉर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इनसे नहीं लेते। हम तेल शुरू से किससे ले रहे हैं, ईरान और ईरान। तो 91 में थी गल्फ वॉर, तो वो जहाँ पर सद्दाम हुसैन की सेना ने ईरान के तेल के हजारों कुओं में आग लगाई, और वो आग पता है हजारों कुओं में कितने सालों में बुझी थी। मैं खुद ही बोल गया हूँ, सालों में बुझी थी। और बुझाई कैसे थी, सोचो तेल के कुएं में आग कैसे बुझाओगे, कैसे बुझाओगे, कभी सोचा है? जाएगा कौन वहाँ पे, तो लपटे उठेंगे, कैसे बुझाओगे, कभी सोचा है? डिस्कवरी चैनल देखा, एयर मींस, लेकिन आप डालोगे क्या, पानी डालोगे, पानी कैसे वहाँ पे आएगा, क्योंकि उधर तो रेगिस्तान, और कितना पानी डालोगे कि तेल के कुएं में आग बुझ जाए। मिट्टी, तो तेल में मिट्टी डाल दी, कुआं तो जिसमें पानी का कुआं वैसे ही कुआं होता है, हाँ वैसे ही कुआं होता है, बस उसके ऊपर, हाँ तो उसके ऊपर क्या करते हैं, ये लगा देते हैं ऐसे करके सिलेंडर जैसा बना देते हैं उसके ऊपर, और फिर एक पाइप निकाल देते हैं ताकि जिससे तेल निकालते रहे। तो कैसे बुझी, मतलब उसके अंदर डाल दिया, तो उन्होंने क्या करा, जो तेल है क्या वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो उस अब मेरे को तेल कम होता रहे तो आग बुझती है,
नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ तेल का कुआं दिखने में हाँ, होता मैं कैसे दिखा- है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ तेल है, इसको यहाँ पानी है, तो ऐसे खुद ऐसे तेल है खोद दिया और उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी और ये हो गया तेल का कुआं। इसके अंदर कुछ गिर ना जाए तो उसको कवर कर दिया, ठीक है, ये तो हो गया तेल का कुआं। अब आग लगानी थी तो क्या करा, इसके ऊपर एक हैंड ग्रेनेड गिरा दो, वो स्टील की चादर फट जाएगी और अंदर आग लग जाएगी। अब बुझानी कैसे है? बुझाने का तरीका ये कि वहाँ तो हजारों सेंटीग्रेड आग लग रही है और वहाँ पे तेल के कुएं ऐसे थे कि हर 50 मीटर पे एक कुआं, तो उनके बीच में कैसे जाए फौजी? तो अमेरिका की फौजें गई, अमेरिका की फौजों ने निकाला कि क्रेन होती है ना, क्रेन का हाथ लंबा होता है, क्रेन का हाथ, हाँ क्रेन का हाथ लंबा होता है, तो ऐसे लंबे हाथों की क्रेन ली। उसके आगे मतलब उनको बहुत टाइम लगा ये जुगाड़ निकालने में कि क्या करें। 6 महीने बाद जब वॉर शांत हुई तब वो बुझा पाए, तो उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी निकाली कि हम क्रेन के मुंह पे एक ड्रम रख देते हैं, उस ड्रम में रखते हैं डायनामाइट मतलब बारूद, वो बारूद गिराएंगे आग के ऊपर, तो कुछ सेकंडों के लिए जो बारूद का धुआं होगा वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, वहां पे ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो आग बंद हो जाएगी। ऐसे बुझाई और फिर वहां पे वो फिर तेल निकला। वो तेल तो निकल ही रहा क्योंकि कुआं फट गया, उसमें प्रेशर है, तो तेल हवा में वो अब पहले तो आग लग रही थी, अब तेल निकल रहा है। फिर उसके बाद उन्हीं क्रेनों की मदद से एक एक करके उनके ऊपर बामुश्किल ढक्कन लगे हैं। हजारों कुओं के साथ हुआ है ये, कम से कम 3 या 4 साल आग बुझाने में लगी है। और वॉर लड़ाई भी हुई थी ईरान इराक की, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है क्या गलतियां करी पीछे उन्होंने। वॉर इसलिए हुई थी कि दोनों मिलकर क्रूड के एक रेट पे फाइनलाइज नहीं कर पाते कि हम कितने रेट पे देंगे। तो ईरान कह रहा था मेरा जो मर्जी होगा मैं उसको उतना तेल दूंगा, वो इराक कह रहा था नहीं, इंडिया को 100 बैरल से ज्यादा साल में, 100 लीटर ज्यादा नहीं देना। या क्यों नहीं देना, मेरा दोस्त है इंडिया, मैं उसको 500 लीटर तेल दूंगा। फिर कोई कहे कि हाँ और मैं उसको सस्ते में दूंगा, तो कितने में बेचता रहे। तो इनकी आपसदारी के झगड़े थे सिर्फ तेल के रेट। उसके बाद प्रॉपर अमेरिका ने कूद कर बनाई ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, एक कमेटी, और उसी कमेटी के अंदर इन्होंने फिर ये चीजें फाइनल करी कि क्या करना। मजे की बात जो रिकॉर्डिंग में बोल सकता हूँ, ईरान इराक का वॉर 91 में हुआ था जिसको गल्फ वॉर कहते हैं, उसकी भी फंडिंग हुई थी। ऊपर का झगड़ा ये दिखावे के लिए था कि तेल का रेट फाइनल नहीं कर रहे, असलियत थी फंडिंग। तो जो फ्रीमेसन, आयरलैंड और ऐसी जो कंट्रीज हैं, उन यूके मतलब इंग्लैंड, इसने दोनों तरफ प्लानिंग तो यही करते हैं ना इनके ऑफ वॉर। हाँ, उसने दोनों तरफ फंडिंग करी थी। अच्छा, उधर भी और इधर। हाँ, तो जो जीतेगा उससे हम सस्ते में तेल ले लेंगे। हाँ, तो फंडिंग उनको तो फायदा ही है ना, उनको तो फायदा ही है। और फिर एग्रीमेंट मैं करूंगा 50 साल का। हाँ। तो वो जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं जो इलेक्शन की फंडिंग करते हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को दे दिया, बीजेपी को नहीं दिया, या बीजेपी दे, तो मेरे को टेंशन नहीं चाहिए। अगर एक को दिया तो अगली, और बाई चांस जिसको नहीं दिया उसकी गवर्नमेंट आ गई तो वो मेरे को खत्म कर देगा। इसीलिए वो दोनों तरफ फंडिंग करते हैं कि भाई तुम लड़ लो, मार लो, उसके बाद मैं अपना, मेरे को तो दोनों में से दोनों को करिए, जो जीतेगा मुझे इससे कोई मतलब, तू हारता है तू जीतता है। तो जो अब इसके अंदर नुकसान किसको हुआ, जिसने एक तरफ फंडिंग करी है, मैं नाम लेता हूँ, यूनिटेक, जेपी, रिलायंस वाला, अनिल अंबानी, ये वो थे जिन्होंने एक ही साइड फंडिंग करी, बीजेपी को फंडिंग नहीं करी। बीजेपी ने आकर कंपनी की कंपनी खत्म कर दी। तो यूपी के अंदर जो समाजवादी थे वो पक्के समाजवादी ही फंडिंग करते थे, जिसमें से हो गया जेपी वाला, जिसमें हो गया आम्रपाली वाला, जिसमें ऐसे कई सारे बिग ब्रांड, सुपरटेक वाला। अमित शाह ने कहा खत्म कर दो कंपनी को, ये है हार्डकोर पॉलिटिक्स। पैसे नहीं दिए ना, क्योंकि अच्छा वो फंडिंग आती कहाँ से, वो तो उन्हें पता ही है, वो तो सारी की सारी 2 नंबर की फंडिंग है। तो 2 नंबर की फंडिंग है, तो वो 2 नंबर की फंडिंग को ही सीधा करना था
उन्होंने 2 नंबर क्या कि इनके रास्ते बंद करने के लिए इन सब पे रेडे करा कि अगली बार, वरना अगर जिंदा रह गया फाइनेंसर तो अगली बार अखिलेश यादव फिर आ जाएगा। पैसे ही नहीं, इलेक्शन कैसे जीतेगा? तो वही जो मैं बता रहा ना, वो नेक्स्ट फिर फंडिंग कर देंगे, फंडिंग कर देंगे। और फंडिंग से ये नहीं कि हाथों में नोट देगा या शराब की बोतल देगा, सिर्फ उतना ही नहीं होता, उसके अंदर ये भी है कि टीवी मीडिया को पैसा देना है, मेरी न्यूज चला, मेरे गाँव में न्यूज चला, अखबार वालों को पैसा देना है, वो फ्री में तो काम नहीं करेगा ना, कोई FM रेडियो को पैसा देना है, अपने कार्यकर्ता को पैसा देना है जो घर कर जाए। अब मेरे पास मान लो 1 लाख कार्यकर्ता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे 5 लाख कार्यकर्ता हो जाए ना, तो मैं जीत जाऊंगा। सैलरी कहाँ से आएगी? उनकी सैलरी पता है कितनी होती है एक कार्यकर्ता? जो केजरीवाल देता है वो तो नोटिस करता है 30,000 महीना प्लस खाना। अच्छे ग्रेजुएट की सैलरी है, बस ये होता है कि वो काम 1 महीने 2 महीने का होता है। जो ये वॉलंटियर करता है, रेड लाइट पे खड़े कर दिए, वो कर दिए, बहुत मोटा पैसा आ गया था दिल्ली का, हमारा पैसा। सो स्टोरी ये है, अगेन बैक टू ईरान एंड नॉट बैक टू यूक्रेन एंड रशिया। अगर इतनी मेरी बात समझ गए कि अगर मैं बीजेपी हूँ और मुझे योगी को जिताना है, या मैं उत्तराखंड में हूँ और मुझे अपने धामी जी को जिताना है, तो मुझे सामने वाले की कमर तोड़नी पड़ेगी। कमर तोड़ने का क्या मतलब है? उसका पैसा जहां से आ रहा है उसको तोड़ना पड़ेगा। वो आ रहा है NGO से, वो आ रहा है ऐसे सोर्सेज से, तो फाइनेंसर खत्म, पूरी इंडस्ट्री खत्म। इसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर खत्म करना था, रियल एस्टेट में पैसा आ रहा था बहुत खराब वाला, मनी लॉन्ड्रिंग, तो रियल एस्टेट को खत्म करने के लिए उसके फाइनेंसर को खत्म किया। ये सच बात है कि जेन्युइन कस्टमर आए और फाइनेंसर बन गए। फाइनेंसर कौन वहां पे सबसे बड़ा था? रॉबर्ट वाड्रा। तो रॉबर्ट वाड्रा को खत्म करना है, इकेस के फ्लैट ना बिके, फाइनेंसर बीच में से खत्म कर दो, रॉबर्ट वाड्रा के फ्लैट बिकने बंद हो जाएंगे। तो यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी सबसे ऊपर बैठा है फाइनेंसर। सारी कहानी पैसे पे घूम रही है। फाइनेंसर हट जाए तो वॉर खत्म, कोई वॉर ही नहीं है। एक बार बताइए ना, आपकी और सबसे पहले सोचो, सबसे पहले कोई झगड़ा क्या रजिस्टर हुआ होगा? रोटी पे, खाने पे। जब आदिवासी थे बच्चों ना तो पैसा ना घर ना कुछ, तो झगड़ा किस बात का? आप लोगों को फिर तो ये भी नहीं पता होगा सबसे पुराने धंधे कौन से, मतलब सबसे पुराने बिजनेसेस कौन, क्या रजिस्टर्ड है, वो मैं नहीं बोल सकता। ऑफ द रिकॉर्डिंग मेरे से क्वेश्चन पूछना, सबसे पुराने 2 बिजनेसेस कौन से रजिस्टर्ड है, वो हैं हमें नहीं पता। हाँ, वो मैं ऑफ द कैमरा बताऊंगा, कैमरा में नहीं बता सकता। ऐसे ही सबसे पहले वाले तो आदि मानव क्या बिजनेस थे? नहीं, आदि मानव के बाद जब राजपाट आए तो बिजनेस कुछ हुए, बता दूंगा। आप ये सोचो, एक नॉर्मल सोच है, सबसे पहले अगर हम तीनों मान लो आदिवासी हैं, हाँ जंगल में रहते हैं, हम तीनों किस बात पे झगड़ा कर सकते हैं? खाने पे कि खाना कपड़ों का भी था, कपड़े तो थे नहीं, हाँ तो खाने पे बात ये और खाना। तो खाना हमने पेड़ से उतारा, सरला जी ने मेरे से छीन लिया, मैं खाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आप आई, आपने देखा आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आपने सरला जी ने छीन लिया, तो हम तीनों लड़ रहे हैं इस बात पे। आज भी जो लड़ाई है वो अल्टीमेट तो रोटी ही खानी है ना, लेकिन अपनी जब रोटी से पेट भर गया तो फिर दबदबा ही तो चाहिए ना, हमारा दबदबा रहे, हमारी पावर इंटैक्ट रहे। सारी चीजों के, रोटी के लिए भी क्या चाहिए? पैसा, और दबदबा बनाने के लिए चाहिए पैसा। पैसा ट्रेड से आएगा, ऐसे ही साइकिल चलती है। तो जो सबसे टॉप पे चीज है वो है पैसा, और पैसे में कैश नहीं, सोना। सोना इज अ करेंसी, नॉट अ ऑर्नामेंट या कोई वस्तु नहीं है। तो जो पहले अशर्फी की तरह यूज होती थी, तो आज भी जो सोना है, सोने से ही तो रुपया तोला जाता है। तो सोना हम सोने को दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर मैं फाइनेंसर हूँ तो मेरा एज अ फाइनेंसर मेरा एंगल सोना गले में पहनने वाली कॉमन, इसलिए मैं मना करता हूँ, गले में पहनने वाली चीज नहीं है, ये रुपये को इससे तोला जाता है। तो इसीलिए मेरा एक ही मत होता है, खरीदना है तो
बिस्कुट खरीदो, उसमें छेद कराओ, चेन में डालो। सरला जी उससे बढ़िया चीज मैं किसी को नहीं जानता, बिस्कुट से बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये 10 ग्राम ऐसे मिलते हैं, 10 ग्राम अब तो शायद 5 ग्राम के भी आते हैं, पहले सिर्फ 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो मैक्सिमम जो साइज होता है वो 1 किलो होता है। और जो मैंने खतरनाक से खतरनाक देखे हैं वो ईंटें भी देखी हैं। एक मैंने देखी थी छड़, वो ना जैसे ऑलपिन नहीं होता, ऐसी शेप में थी छड़, गोयल ज्वेलर पीतमपुरा पे देखी थी, तब आया था। छड़ का साइज पता है, मोटी इतनी सोने की छड़ थी, इतनी मोटी। हाँ, फिर इसमें फायदा नहीं था, मतलब हम अभी तो ज्वेलरी बनाने और बाद में किसी को पसंद आए तो फिर मेकिंग चार्जेस अलग से और उसका वो अलग से लगता। आपने मिलावट नहीं ली, प्योर माल है। मान लो दूध ले रहे हो हम बच्चों के लिए 1 किलो और उसमें 500 ग्राम पानी मिला रखा हो, क्या जा रहा है शरीर में? भाई हम खुद ही मिला लेंगे। तकरीबन ये जितने बड़ा स्टैंड है ना, स्टैंड हाँ। इतनी बड़ी छड़ देखी थी मैंने सोने की, और वो ऐसे, वो ये तो मतलब सिंगल डंडा नहीं था, डंडे को ऐसे था। और वो पता है वो कुछ उसमें से उसको बेचना था बंदे को, ये बात है आज से 15-16 साल पहले। तो मैं बड़े सर के साथ ना कुछ चेक वगैरह देखकर और उनसे बिल लेने गया था, गोयल ज्वेलर पीतमपुरा मेन रोड पे। तो वो पता है क्या चीज लाया उस छड़ को काटने के लिए, उस छड़ से सोना निकालने गए। वो घास काटने वाली कैंची देखी जो इतनी बड़ी होती है, जो ऐसे करते हैं। हाँ, इतनी बड़ी होती। हाँ, पाक में देखी मैंने, काटते हैं पाक में घास। तो वो होती है इतनी बड़ी, मैं बात कर रहा हूँ इतनी बड़ी कैंची उसकी दुकान में रखी थी, उसने उससे वो सोना काटा और फिर जितना गिरा था ना ऐसे जो चूरा तो गिरेगा, तो चूरा लेकर भी सारा रखा कि कितनी छड़ काटनी है। तो ये मैंने आंखों से देखी है छड़े। जितना इसका प्राइस गोल्ड का मतलब 10 ग्राम का बढ़ गया, मतलब 50, तो मेकिंग चार्जेस भी बढ़ जाते हैं इससे। नहीं, बढ़ा देते हैं। अब वो पागल है ना, और देने वाला उससे बड़ा पागल है। हाँ, मेकिंग चार्जेस तेरी सैलरी बढ़ गई, मतलब जो उसका एम्प्लॉई है जो बना रहा है उसकी सैलरी मेकिंग चार्जेस बढ़ जाता है, ज्यादा ले लेते हैं। तो हमें बोला, मेरे को याद है जब मैं दिवाली के ऊपर भेज रखा था, किसी ने मेरे को कहा था कि बार्गेनिंग करो, वो 35 बोल रहा है तो 25 में लो। हाँ। याद है ना? सेम। क्यों भैया मैं नहीं देती, करना है कर। और हमें सोना महंगा हुआ है ना। हाँ, बार्गेनिंग मतलब उसकी मेकिंग चार्जेस क्या महंगी, वो सामान थोड़ा महंगा हो गया या जो बना रहा है, और इसमें से तो तू खा ही लेगा। तो हमें जो असलियत में देखना होता है, मैं उस दिन शेरी मैडम के साथ गया तब वहाँ पे भी देख रहा था, जब उन्होंने मेरे को रेट बता दिए, सामान लेना था, हमारी बात थी मंगलसूत्र मम्मी के लिए। तो मैंने कहा ये तो पूछो, ये मंगलसूत्र में काला काला तो तेरा सारा काला काला है, जो बाकी सफेद सफेद या पीला पीला दे रहा है वो 24 कैरेट के रेट लगाया था। उसने रेट बोले थे 52,000 के हिसाब से। मैंने कहा 52,000 किस हिसाब से? ये तो शेरी वो आस्किंग नहीं फिर तो वो जो बने बनाए वो तोलेगा तो वो तो ब्लैक वाले का भी रेट आ जाएगा। हम नहीं ऐसे तुलवाते हैं। हाँ, बोले तो हम तो पहले मोटी मोटी तुलवा लिए और फिर उसको फिरवाया। हाँ बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए। बट अगर जल्दी मची होगी तो वो पूरा तो या तो वो क्या करेगा कि मेरे पास रखा है कि रेट बना कि इसमें इतने ग्राम का है, अब वहां पे पर ग्राम सोना आज 4,4800 रुपये पर ग्राम है। सोचो मोतियों में 1 ग्राम भी हेरा फेरी कर दी हम तो 5,000 रुपये दे जाएंगे, और जो सोना लगा होगा उसमें भी प्योरिटी नहीं है। ये लाइन ही, अब जैसे नाग लोग लगा दी, स्टोन जैसे लगा देते हैं हम, तो स्टोन भी तुल जाता है। हमारे नक पहनते तो स्टोन लगे होते हैं, वो तो ही इशू। तभी तो मैं कहता हूँ बिस्कुट ले लो, गले में डाल लो। हाँ। क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन फॉर लेडीज दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनको वो चाहिए। इसीलिए सबसे आसान इसका आंसर ये है कि जहाँ दिल ठुके मन ठुके वहाँ ले लो। छोड़ो मेरी बातों को, मैं जो बोलता हूँ उसमें कुछ नहीं रखा। हाँ। तो फिर वरना कभी खरीद ही नहीं पाएगा कोई आदमी। सो औरत सॉरी, अगर उसको सोना का जिस पे भरोसा हो, जिस पे ट्रस्ट हो, उससे ले ले और पहनना वैसे भी नहीं है, अब ले घर में रखने के लिए, उसकी रखवाली करने के लिए। हम चौकीदार नहीं तो
रखवाली भी कर रही तो चौकीदारी करने के लिए बैंकों के लॉकर के फिर लॉकरों की फीस और पे करो। मेरी जब यूएस से बुआ जी आती थी, बुढ़ी बुआ जी तुलसी गुप्ता, ये डॉक्टर जयनारायण गुप्ता की वाइफ, तब एक बार बड़े सर के सामने बोले, बड़े सर को बोले फूफा जी वेद जब ये आया करे ना तो उसको कहीं लेके मत जाया कर। कहते बताओ मैं इसका डिसीजन कर सकता हूँ कि मेरी बहन कहे मुझे कहीं लेके चल और मैं लेके ना जाऊँ। कहते तू तो ज्वेलरी की दुकान पे क्यों लेके आता है? कहते ये कहती है मेरे को ज्वेलरी लेनी है। तो उनकी एवरेज परचेज होती थी 2011 में, वो एक्सपायर हो चुकी है। सोचो उस टाइम क्या सोना होगा, शायद 20-22 हजार। जब बुआ जी हाँ यूएस वाली बुआ जी वो 11 में चली गई थी ना, एक्सपायर हो गई थी, उनकी एक नॉर्मल परचेज होती थी 2 करोड़ से 5 करोड़ सोने की, ठीक है। और वो कहते थे तू उसको कभी मेरे से 2 करोड़ मंगा लेगी, कभी 3 करोड़, कभी 5 करोड़, इतना सोना खरीद लेती है। और वो कभी कुछ नहीं पहनती क्योंकि वहां पर सोना कोई नहीं पहनता, बाहर वहां पे कोई नहीं पहनता। तो वो ज्यादा पतली सी चेन डाली जैसे, या 1-2 अंगूठियां डाली जैसे। तो कहते हैं वो वहां पे कोई पहनता नहीं है। ये सारा सिर्फ पता नहीं कितने लॉकर है, मेरे हिसाब से 100 लॉकर है अमेरिका के अंदर जिनमें सोना भी सोना। अरे सच बात है। तो कहते हैं ये कभी जो इसने नल्ली से साड़ी खरीदी हो लाख रुपए की और सूट खरीदे हो डिजाइनर साउथ एक्स से, कहते हैं कुछ नहीं खुलता वहां से, सब वो उन्हीं जिन अटैचों में गए वो अटैचें एज इट इज लग जाती हैं। शौक है। चलो चलो नेट फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के 7% से घटे हैं पिछले 1 साल में, और 17 से 18 में ये इनके एसेट्स 2500 से 5100 हो गए, और उसके बाद 2 साल से थोड़े कम हो रहे हैं। एसेट यहीं पर एक चीज ऐड करना चाहूँ, मतलब एक सजेशन देना चाहूँगा। रिसर्च के अंदर अब आगे बढ़ोगे ना भविष्य में, तो ये देखना ये ढूंढना पड़ेगा कि ये मे बी बैलेंस शीट मिले 17-18 से और 18-19 में जो ये चीज डबल हुई, क्या चीज डबल हुई, फिर मतलब क्या खरीदा, 1 क्वेश्चन। और जो ये माइनस हुआ, ये देखो नीचे लिखा हुआ है इसका 18-19 के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है, और उसका नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है एडिशन ऑफ न्यू प्लांट इन मैसूर एंड विशाखापट्टनम। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आंसर होता है कि नया प्लांट लगाया और फिर बेचा गया, उसके बाद बेचा नहीं, डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन में ये डाउन आया। ओके, वेरी गुड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट की एज हुई है लेकिन मशीन हमारे पास रजिस्ट्रीज है। तो अदरवाइज देखा जाए तो ये घबराने वाला पॉइंट हो जाता है कि एसेट डाउन हुआ है तो हो सकता है कुछ बेचा हो, कंपनी की माली हालत खराब हो, या कोई उधार लिया हो, उस उधार को चुकाने के लिए कुछ हमने माल बेचा अपने घर का। बट देखा व्यू पॉइंट में कितना फर्क। अब आपने बोला डेप्रिसिएशन मतलब होता है एक चीज जो आज 10 साल, मेरी गाड़ी जो 10 साल चलेगी दिल्ली में डीजल की, 1 साल बाद तो वो 9 साल ही चलेगी ना। तो मैं क्या करूंगा, उसकी एज डाउन कर दूंगा। एज डाउन करने के प्रोसीजर को ना, मैं सही बोलूँ ना, एज डाउन करने के प्रोसीजर को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कि 1 साल बाद अगर एक ही बारी में दिखा दोगे 20 साल बाद कि ये गाड़ी 20 लाख एकदम से जीरो हो गई, तो वो पूरी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी। तो हम हर साल उसकी मतलब वो करते रहते, उसकी में से कीमत गिराते रहते हैं, इसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो कंपनी लॉ के अंदर हम अपनी प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, हम अपने पीआर में प्लांट मशीनरी तो कुछ है नहीं, लेकिन हमारे कंप्यूटर्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एज पर लॉ। हमारी गाड़ियों पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एज पर लॉ। उससे क्या होता है, 2 बातें आती है सामने। पहली कि आप जो कुछ कई बार पूछ सकते हो कि आप पीआर के नाम में गाड़ी क्यों, पर्सनल नाम में क्यों? क्योंकि पीआर में इस साल प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का इस साल, और हमने चार्ज कर दिया डेप्रिसिएशन की, जी मेरी गाड़ी ली थी और इस साल की जो गाड़ी की वो पीआर में तो पैसे नहीं दिए, पीआर पैसे तो लिखे ले नाम से पीआर का आया,
तो निखिल भी क्योंकि पैसे सारे पीआर में पड़े तो पीआर से खरीद ली, और इस साल दिखा दिया कि जी इस साल मेरी गाड़ी मैंने खरीदी थी 100 रुपए की, उसमें से मैं 10 रुपए घटा रहा हूँ गाड़ी की कीमत में, तो वहां 100 रुपए बैलेंस शीट में मुनाफा आया था, उसमें से भी 10 रुपए घट गया, तो 90 रुपए पे ही टैक्स देना है, टैक्स लगेगा। तो इस ये फायदा तभी वहाँ पे वो कम हो गया, तभी वहां पे वो कम हो गया। इसीलिए डेप्रिसिएशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है लॉ में, अकाउंटेंसी में समझने का, कि बहुत सारी चीजें हमारे फायदे की है, कुछ चीजें नुकसान की है, अपने नुकसान की चीजें हम फायदे के लिए कैसे यूज करें। इसीलिए सीए या हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, ये इसको इसीलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ मर्दों वाला खेल, मतलब नॉट जेंडर बायस, आई मीन टू से कि दमदार, मतलब वहाँ नुकसान है, यहाँ प्रॉफिट, उससे प्रॉफिट भी तो हो उससे रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो हम टैक्स कैसे में- दमदार, टैक्स में प्रॉफिट आ रहा है। टैक्स में हमें प्रॉफिट मिल रहा है कि हम कम टैक्स पे कर रहे हैं, इसीलिए हम पीआर के नाम से ही कार बाय करते हैं। जो भी समझदार होगा ना वो कंपनी के नाम से बाय करेगा, पहले कंपनी बनाएगा फिर कंपनी के नाम से चीजें करेगा, बजाय अपने नाम में सारी चीजें खड़ी करने के। अगर समझदार होगा तो, नहीं है तो। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक साल में 52% से इंक्रीज हुई है सर, मतलब अगर हमने 100 रुपए लगाए होते तो इस साल 152 हो जाते। वो चाहे हो ना हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन किसकी बढ़ी है आंटी? कंपनी की बढ़ी है। आप फिर प्राइस पे सर बट हाँ मैं सीएमपी पे आ गई फिर। हाँ, तो वो सीएमपी यहाँ डिपेक्ट नहीं करता ना, यहाँ पर तो सीधा यही है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम सीएमपी उतना नहीं ले सकते, कंपैरेटिवली फिगर कंपनी की नेटवर्थ वर्थ बढ़ गई, और जो सीएमपी है वो तो फिर बहुत अलग तरीके से चलेगा, वो तो अगेन वो लोगों डिमांड। एक मिनट, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट करंट मार्केट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर सेम है और मार्केट प्राइस बढ़ी। यहाँ पर जो आप वो फिगर लेंगे ना वो डेली फ्लक्चुएट कर रही है, तो वो हम वो एक वहाँ पर फिक्स नहीं कर सकते कि 100 का 152, वो क्योंकि डेली अप डाउन है, तो हमें ना मार्केट कैपिटलाइजेशन ले लेते हैं कंपनी की वर्थ के लिए, अपना प्राइस उससे हम नहीं निकाल सकते क्योंकि तो हर सेकंड बदल रहा है। हाँ, तो मैंने सिर्फ मतलब एक ऐसे मतलब हम नहीं देख सकते अपने शेयर्स को कि इतना बढ़ हमें इतना प्रॉफिट आएगा। कि कंपनी की हैसियत, सही वर्ड, या कंपनी की नेटवर्क हम क्या कहेंगे, हैसियत, औकात, कुछ भी कह लो, उसके मुताबिक हम अपने प्राइस हमारे पोर्टफोलियो के साइज को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो हर सेकंड है। हाँ, ये सीधा कहना कि करंट मार्केट प्राइस से हम अपना पोर्टफोलियो को वैल्यू कर रहे हैं, वो ज्यादा सही है। जैसे कि मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, परसों रात का सैटरडे या संडे, तो अयान वाज सिटिंग एंड आई आस्क्ड शैली कि भाई पोर्टफोलियो देख लेना अपना, उनका पोर्टफोलियो है 0 था के अंदर, मैंने पीआर में इसलिए रखा क्योंकि एक ही ट्रेडिंग पूछ सकते हैं और मिक्स ना हो जाए, पैसा मिक्स ना हो जाए। तो जैसे कल ज्योति आई थी तो उसके हस्बैंड को मैंने यही बताया था, फिर मैंने आपको शेयर बताया कि आई थी और उसके हस्बैंड वो सेम मैं क्वेरी मैं क्वेरी बताता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी लोगों को काम आएगा। क्वेरी सुनना बड़े ध्यान से, हिमांशी, नींद आ रही है तो खुल जाएगी। एक हस्बैंड आया मेरे पास, मुझे नहीं पता था वो उसकी वाइफ कौन है, बाद में जब वो आई तो पता चला मेरी वाइफ की फ्रेंड है उसकी वाइफ। सो मैंने उससे पूछा, उसने मेरे से क्वेश्चन क्या करा, वो मेरे से 5-6 बार मिल चुका था कि मेरे को अपनी वाइफ के 20 लाख रुपए लगाने हैं म्यूचुअल फंड में, ये वो बातें हो गई। तो मैंने कहा जब ये 3-4 बार लोग बात पूछ के चले जाते हैं और एक्शन नहीं लेते ना 10-20 हजार का भी, तो काम करने लायक नहीं है लोग। तो उसने मेरे से क्या पॉइंट रखा कि निखिल जी अकाउंट खोलने में तो 2-3 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा हाँ, तो मेरी वाइफ के शेयर लेने हैं। अच्छा, तो मेरी वाइफ
मेरे पापा से मेरी बात हुई तो मैं ना अपनी वाइफ के अकाउंट से 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता हूँ अपने फादर के अकाउंट में एंड उनके अकाउंट में शेयर ले लेता हूँ। मैंने कहा आपकी दिक्कत क्या है? दिक्कत तो इतनी है ना, ये अथॉरिटी फोरफेस, कल आप मेरे को याद दिला रहे थे ना, अब मैं याद दिला रहा हूँ आपको, फोरफेस दी मैंने कल। तो कल आपने मेरे को याद है किस बात पे याद दिलाई थी? मैं भूल गया, सॉरी। प्रोडक्ट अपना एमसीडी आई गया था। तो मैंने उनको फोरफेस क्या दिया कि आप एक बार बताइए पैसा किसका है? बहू का, डॉटर इन लॉ का, और आप किसको दे रहे हो? फादर इन लॉ के अकाउंट में। मैंने कहा उन दोनों के बीच का पुल कौन है? आप 20 के 40 दे दो तो क्या कभी उसे भरोसा होगा पूरा? और 20 के 15 हो जाए तो उसे वो जिंदगी भर क्या करेगी? अपने मन में सोचो, कोसेगी कि नहीं कोसेगी? और उसके खुद के हाथ से लगे हुए उसके पैसे कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो वो किसको कोसे? तो मैंने कहा भाई साहब आप ये पहला पॉइंट समझिए, आप और एक बीवी का भाग्य उसको घुसा रहे हो ससुर जी के भाग्य में। उनका भाग्य क्या है? उनका भाग्य क्या है? और उसके पैसे उनको भी दे रहे हो। कल को कोई बंटवारे बटोरे की बात आ जाए तो बहू का पैसा नहीं बांटा जाएगा। मैंने कहा कैसे साबित करोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि ये पैसा कि उसका है? मैंने कहा आपको वो एंट्री संभाल के रखना। मैंने कहा लास्ट एलिमेंट जो उसको समझाई एक एक लाइन में कि दोनों को आज एक दूसरे पे ट्रस्ट है। 3 साल बाद 2 साल बाद आप बीच में नहीं रहे तो वो ट्रस्ट कहाँ जाएगा? और आखिरी एलिमेंट आता है मेरा कि इन केस आदमी की प्रॉपर्टी पे कोई अटैचमेंट हो, इसमें सैलरीड और कई लोग बहस करते हैं तो सैलरीड हमारी अटैचमेंट क्या हो सकती है? मतलब इनकम टैक्स से कोई नोटिस आ जाए इसके सारे पैसे ले लो, या कहीं से कोई आ जाए सारे पैसे ले लो। 20 बच्चों ने क्या गलती थी? 20 बच्चों के नाम में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करी? बात आ गई समझ? मान लो बिजनेस में कोई नुकसान हुआ तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया सब समेट दो उसका, तो 20 बच्चों के नाम में तो कुछ छोड़ा नहीं, सभी को समेट दिया। अगर सोचो सरला जी मैंने साल के कमाए 100, 30 में नाम कर दूं अयान के, 30 ही नाम कर दूं मैं शैली के, निखिल पे कोई मुसीबत आएगी तो उस मुसीबत 30 रुपए पे तो आएगी ना। पहले ज्यादा समझदार बन रहा था ना कि 100 अपनी छाती के नीचे दबा के रखो, छाती भी ऊपर ले जा रहा, जो मैं इसलिए तो मैं बोलता हूँ लोगों को, तभी उसको भी समझाया। तो मैंने उनको बताया कि कोई अटैचमेंट अगर आ गई, भगवान ना करे भविष्य में इनकम टैक्स से या किसी भी वजह से, तो क्या करोगे? तो पता लगेगा पापा जी का सारा पैसा गया और बहू का भी गया। इसमें कई बार मेरे से लोग आर्ग्यू कर लेते हैं इस पॉइंट पे। अगर मेरे को किसी को मोटे क्लाइंट के साथ बात करेगी, मैं तो सैलरीड हूँ, आपने कंपनी छोड़ी, कंपनी छोड़ने के बाद कंपनी के मालिकों ने या दूसरे कुलीग्स ने कोई भी इल्जाम लगाए जो कि ऐसा नहीं हुआ नहीं, तो हम आज ही क्यों ना सतर्क रहें और कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, जो करना है कर लो। आपने ऑलरेडी धीरे धीरे करके बेटी बीवी बच्चे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते जा रहे हो, सही पैसा, आपने कोई चोरी नहीं करी, लेकिन आपके पीछे बुरे वक्त में दुनिया पड़ी। तो इसीलिए मैं हमेशा ये जो आपको भी एडवाइस करता हूँ हमेशा कि हमें चारों में बांटेगा, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छी बात है भाई, किसका है फाइनली? उन दोनों का ही, उनके भाग को हम आज ही दे रहे हैं और कल को उनको भी होगा, हाँ वो लेटर आएगी, कुछ आएगा, कुछ चीज होगी तो देखें आज ये लेटर किस चीज की आई है, क्या है इसमें, तभी तो नॉलेज बढ़ेगी। अब सारा ही मान लो किसी एक आदमी ने, परिवार के सदस्य ने अपने नीचे दबा रखा है, तो कितने सारे भविष्य में इश्यूज मैंने आपको बताए। ये मैंने उसको 2 मिनट में समझाया, फोरफेस गिवन इन 2 minutes ही गॉट कन्विंस्ड। उसने कहा फिर बताओ भैया, मैंने कहा आप भाभी जी को भेजो और मैं अपने आप जाओ ऑफिस जहाँ जाना है, आप अपना काम करो, भाभी जी अपने आप को मैं संभाल लूँ। मुझे कहता भाभी जी तो जानकारी निकलेगी। सो दिस इज तो वो तो क्या होता है, अनजाने में बात हो रही थी, अनजाने में चीजें होती हैं, जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारी
मतलब हमें हमारी चीज पे पक्का होना चाहिए। वहां जो मैंने उसको फुलफिल किया, मैंने कहा जी मैं एडवोकेट भी हूँ, तो आपको मेरे को जो बताना है, मैं आपको सारी भविष्य की प्रॉब्लम होती है आज ही बाहर निकाल रहा हूँ। मतलब कुछ मेरे को इतना अटपटा लगा ये सुनकर कि कोई आदमी कह रहा है कि मैं अपनी बीवी के सारे पैसे अपने फादर के अकाउंट में डाल दूँ, और वो मैंने तो इतने झगड़े देखे हैं। ट्रस्ट कितना ही दे दो उसके बाद ट्रस्ट कैसे होगा कि ये सही है, फिगर आ गया मेरे पास। और इतना साफ, मतलब उनका कोई रिश्ता ही नहीं है ना, देखा जाए कोई। मेरे फादर तो मेरा खून का रिश्ता है, बहू का भी रिश्ता है, वो तो इमोशंस से अटैचमेंट हो जाती है, बट कोई ट्रस्ट का कोई वो ही नहीं बनता ना भाई रास्ता। ट्रस्ट वो साथ रह रहे ठीक है, बट क्यों पैसे के लिए ट्रस्ट कर लो, झगड़ा होगा कैसे हैंडल होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉय किया उस पे कितना रिटर्न आया? हाँ राजी, सर जी मैंने बुलाया तो नहीं, लेकिन मैं मिलता हूँ, ठीक है आप ईमेल खत्म करो, मेरे क्लाइंट आया। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 38% रिटर्न आया है। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कि कैपिटल कितनी एम्प्लॉय करी है? 2019-20 में इट वाज 9,000, और उसके बाद 17% से बढ़ाई है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय। पानी नहीं होगी नहीं, इसे फिनिश करते हैं, थोड़ा सा रह गया बस। नहीं इतना क्यों लिखा हुआ है? Okay, we have ratios now. तो ये मेन रेशियो होती है इन्वेंट्री रेशियो, क्योंकि इनका मेन जो हमने एशियन पेंट में देखा सप्लाई चेन। इन्वेंट्री रेशियो क्या होती है, कितनी जल्दी हम अपना स्टॉक खाली कर रहे हैं। ओके, लाइक रिटेलर के पास एक स्टॉक है और वो कितनी जल्दी उसको सेल कर रहा है, ताकि वो आगे कस्टमर को सेल कर दिया, सप्लाई मतलब क्या बेच दिया, सेल कर दिया। और उसके बाद फिर एशियन पेंट्स ने दोबारा इन्वेंट्री रिफिल किया। सो कितनी जल्दी ये हो रहा है इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी से तो हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है, हम कितना जल्दी बना रहे हैं और आगे उसे दे रहे हैं। तो एशियन पेंट का इन्वेंट्री रेशियो है 134 डेज, ठीक है। इसमें मतलब 134 डेज में ये बना के उसको आगे सप्लाई करना है ना। हाँ, इसमें रीजन क्या है इनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का? एफिशिएंट एसेट यूटिलाइजेशन और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मतलब ये एडिकेट डिमांड जनरेट कर रहे हैं, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी जल्दी उनका सेल होगा और उतनी जल्दी उनका इन्वेंट्री फिनिश होगा। इसके अलावा इंक्रीज द क्रेडिट ग्रांटेड। एशियन पेंट्स क्या कर रहा है कि क्रेडिट जो ग्रांट कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, ताकि जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वेंडर्स और सप्लायर के साथ, मतलब जो फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट है वो बना रहे थ्रू टाइमली रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। रिटर्न ऑन एसेट होता है कि कितना एफिशिएंटली कंपनी कैन अर्न अ रिटर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन एसेट। जो एसेट इन्वेस्ट करे हैं उन पे कितना रिटर्न कमा रहा है। रिटर्न ऑन एसेट shows how efficiently company can convert the money used to purchase asset। आपने asset purchase करे into उस पैसे को आप
अपना नेट इनकम और प्रॉफिट कैसे बना रहे हो? तो एशियन पेंट का ROA है 19.5%, विच इज गुड। उसके बाद वर्किंग कैपिटल डेज जो एशियन पेंट्स की है वो इसके कॉम्पिटिटर से मच बेटर है। वर्किंग कैपिटल डेज इसका ऑल्दो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, फ्रॉम 30 डेज टू 46 डेज हुआ है। वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा सा बड़ा है। वर्किंग कैपिटल डेज होता है, वर्किंग कैपिटल डेज वर्किंग कैपिटल डेज क्या होता है कि कितने दिन लग रहे हैं कंपनी को टू कन्वर्ट इट्स वर्किंग कैपिटल इनटू रेवेन्यू। वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने में कितने दिन लग रहे हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल डेज। तो अगर ज्यादा दिन लगेंगे तो कंपनी थोड़ी इनएफिशिएंट है, मतलब जितनी जल्दी ये करे उतनी एफिशिएंट। मतलब फटाफट बनाओ, फटाफट बेचो। और रोजमर्रा में जो सबसे बड़ी जिंदगी दिक्कत होती है ना, वो वर्किंग कैपिटल को ही होता है। कंपनी तो शुरू कर सकते हो आप, कंपनी शुरू करने के बाद अगर ये जल्दी वापस नहीं आ रहा, कितनी उधार कर दिया यहाँ, आपने आज उधार दे दिया, कल चेक नहीं आएगा तो कल उधार कैसे दोगे? एग्जैक्टली सेम। तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी वैसी है। तो कंक्लूजन, एशियन पेंट्स एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है। कंसिस्टेंट मतलब लगातार, कंपाउंडर मींस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। बेसिकली एशियन पेंट्स बहुत अच्छे से ग्रो किया है पिछले 40 से 45 सालों में। एंड इसमें एक लाइन लिखी है कंक्लूजन में मैंने, द रियल रिस्क इज द वॉलेटिलिटी ऑफ कैश फ्लोज। मतलब रियल सेफ्टी क्या है कि हमारा कैश फ्लो कंसिस्टेंट, विच इज सीन इन एशियन पेंट्स। अगर हम फाइनेंशियल डेटा देखें पिछले मोर देन 10 years का, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि रशिया यूक्रेन वॉर तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ है, इट इज अ लीगेसी कंपनी। तो ये इसको तो एशियन पेंट्स इजीली आउट परफॉर्म करेगा। सर ये चेंज्ड वाला भेजना प्लीज। आपने क्या किया था कि आज जल्दी में बहुत दिनों बाद, वो लास्ट वीक आई हैड टू प्रेजेंट लेकिन वो हुआ नहीं था। फिर चलो तो एशियन पेंट्स में अभी रिसेंट करेक्शन आई है 18% की क्रूड ऑयल प्राइसेस और ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। बट इन द लॉन्ग टर्म ये अपने आप बेनिफिशियल होगा इन्वेस्टर्स। अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर